दोस्तों, पहनावे से समझ में आ जाता है मौसम ठंडा है कि गर्म, और मौसम से समझ में आ जाता है कि खाना सस्ता होगा या महंगा होगा। आज हम बात करेंगे महंगे खाने की। हाँ जी, ये है हमारी प्यारी धनिया। वैसे तो ये ठंड की क्रॉप है, ठंड के दिनों में ये सब्जी के साथ फ्री मिलती है, लेकिन अगर आपने गर्मी में इसको फ्री में मांग लिया है तो ये अन्याय है और आप नहीं मांगेंगे भी। खैर, आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। कई चीज़ें हम कवर करेंगे जिसमें हम ये बताएंगे कि धनिया जो है वो गैर मौसम में यानी कि गर्मी के दिनों में और बारिश के दिनों में महंगी क्यों हो जाती है। सबसे बड़ी बात है कि ये ठंड की क्रॉप है और भारत में ठंड जो है वो बहुत सीमित समय के लिए होती है, तो जाहिर सी बात है धनिया भी सीमित समय के लिए होगी। पहनावे से समझ में आ गया होगा कि या तो गर्मी का मौसम चल रहा है या बारिश का मौसम चल रहा होगा। हाँ जी, गर्मी जाने वाली है और बारिश आने वाली है। बारिश के दिनों में थोड़ा सा टेम्परेचर से तो राहत हो जाती है, लेकिन हाई ह्यूमिडिटी वगैरह परेशानी करती हैं, तो उससे भी बीमारियां आती हैं। तो उन 4 बीमारियों के बारे में हम आज बात करेंगे, और चारों जो हैं वो फंगस है। सबसे ज़्यादा परेशानी जो खड़ी करती है वो खड़ी करती है फंगस। और अगर आप मिट्टी में खेती कर रहे हैं तो फंगस जो है, फफूंद जो है, वो बिल्कुल मिट्टी तो उसका घर है, और घर में अगर कोई चीज़ आएगी तो गिरफ्त में लेगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल राज द्रविड़ और आप इस समय हैं ओजी फार्म्स पर और वीडियो देख रहे हैं भारत फार्मिंग पर। 4 चीज़ें बताने वाला हूँ। चले एक पौधे को उखाड़ लेते हैं तो समझना आसान हो जाएगा। ये हमारा जो 10 माले का, ये हमने उखाड़ लिया पौधे को। फिलहाल ये बता देते हैं, ये धनिया का एक बहुत बड़ा 10 माले का पेड़ है। वैसे तो 10 माले का पेड़ नहीं देखा होगा आपने। मोटी मोटी चीज़ समझा देते हैं। तो ये एक के ऊपर एक पौधे लगाए गए हैं, सेट लगाया गया है, और ये जो है 40 इसमें जो है सेट हैं, मतलब 40 इसमें बकेट है जिसको बोला जाता है। एक बकेट में जो प्लांट लगता है वो लगते हैं 2 सेट लगते हैं। और मोटा मोटा जो प्रोडक्शन की बात करें तो इसमें एक बकेट से प्रोडक्शन जो आता है 300 ग्राम से 500 ग्राम के बीच में आता है। 40 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपकी गणित अच्छी होगी, अच्छे से समझ जाएंगे। टॉपिक पर लौटता हूँ, बीमारियों के बारे में बताने वाला हूँ। हमारी जो ये खेती है वो मिट्टी रहित है, बिना मिट्टी की है, मिट्टी रहित खेती इसको बोलते हैं, या फिर हाइड्रोपोनिक्स भी बोला जाता है, इसको सॉइललेस फार्मिंग भी बोला जाता है। अगर इसमें मिट्टी नहीं है तो जाहिर सी बात है मिट्टी वाली बीमारियां नहीं हैं। मैं जो चीज़ बोलूँ आप महसूस कर लीजिएगा। अगर थोड़ी देर के लिए मैं बोलूँ कि ये हमारी जड़ें जो हैं काली हैं तो मान जाइएगा, क्योंकि मैं काली जड़ें इस समय नहीं ला सकता कहीं से भी। ये जो क्वेश्चन अराइज हुआ है ये हुआ है वंदना मिश्रा जी की तरफ से, जिनकी कई एकड़ ज़मीन है और वो उस पर मौसम आने पर धनिया उगाती हैं। बाकी उन्होंने रूफ टॉप जो है 2000 स्क्वायर फीट का भी लगा रखा है और उस पर वो करती हैं, लेकिन परेशानियां बहुत सारी आ रही हैं। मुद्दे पर आते हैं। ये जो जड़ आप देख रहे हैं ये आपको सफ़ेद जड़ दिख रही है, जाहिर सी बात है सफ़ेद है तो स्वस्थ है। अगर ये काली पड़ जाए तो समझ जाइए कि इसमें कुछ गड़बड़ हुआ है। और अगर नीचे से सड़न शुरू हो जाए, यानी कि जो आखिरी का हिस्सा है यहाँ से सड़न शुरू हो जाए और सड़न ऊपर की तरफ जाए या ऊपर से नीचे की तरफ आने लगे, तो एक खास तरह का नाम होता है जिसको बोला जाता है फ्यूजेरियम। हाँ जी, फ्यूजेरियम एक तरह की फंगस होती है जो जड़ को अंदर से बाहर तक काला या भूरा कर देती है और मस्त चिपचिपा लगता है, जैसा लगता है जैसे हाथ में आपने ग्लू ले लिया हो। इस तरह की किसकी जड़ हो जाती है। अब जब जड़ चिपचिपी हो जाएगी तो जाहिर सी बात है कि जड़ जो है वो पोषक तत्वों को इंटेक्ट नहीं कर पाएगी, नहीं ले पाएगी। और जब जड़ें कमज़ोर, तो समझ जाइए कि क्या है, जिस समाज की जड़ें कमज़ोर होती हैं वो समाज विलुप्त हो जाता है। पौधे की क्या विसात है, यही इस पौधे की जड़ में अगर काली काली सी इस तरह की आई तो समझ लीजिए फ्यूजेरियम आ गई। अब एक और चीज़ देखिएगा, फिर इसको जब काट के देखेंगे ऊपर से नीचे की तरफ जब कट करेंगे तो अंदर से भी यह काली या भूरी होगी, तो समझ जाइए कि फ्यूजेरियम मस्त आ चुकी है। अगर मिट्टी में है तो इसका इलाज काफ़ी मुश्किल होता है। अब मिट्टी का इलाज एक ही है कि मिट्टी से बच लिया जाए, या फिर बहुत सारे केमिकल्स आते हैं उनका यूज करेंगे तो उससे बचा जा सकता है। लेकिन ये जो आप फार्मिंग देख रहे हैं इसमें मिट्टी नहीं है तो मिट्टी वाली बीमारियां भी नहीं है। ये बोला जाता है आपका ग्रोविंग मीडिया बेस्ड टावर, यानी कि इसको बोला जाता है ग्रो टावर। और इसमें जो मीडिया यूज किया जाता है उसमें यूज होती है कोकोपीट, परलाइट और वर्मिकुलाइट। कोकोपीट यानी कि जो आप नारियल खाते हैं ना, बाहर के छिलके को क्रश करके बनाया जाता है, लेकिन एज इट इज़ जैसा का तैसा इसको यूज नहीं किया जा सकता, उसको प्रोसेस किया जाता है, उसके बाद इसमें यूज होता है। हाँ जी, नंबर 2 पर बात करते हैं कि जब इसकी जड़ें जो हैं वो सूख जाए। अगर जड़ें सूख जाएं तो जो लोग बायोलॉजी वाले हैं, जो लोग या फिर बीएससी कर रहे हैं, बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं, या जो लोग
एग्रीकल्चर से बीटेक कर रहे हैं, जिनका 12th है एग्रीकल्चर में। गेस कीजिए कि कौन सी बीमारी होगी। अब अगर आपकी जो जड़ सूख रही है तो जाहिर सी बात है कि अगर जड़ सूख गई तो पौधा कैसे जिंदा रहेगा, क्योंकि जड़ वाला पौधा है, हवा में तो उगेगा नहीं। तो वहाँ पर गेस कीजिए कौन सी बीमारी आती है। हाँ जी, उसको बोला जाता है फाइटोप्थोरा। ये भी एक फंगस होती है और फंगस का ये वो टाइप है जिससे जड़ें खत्म। ये तब होता है जब आप इरेगुलर वाटरिंग कर रहे होते हैं। इरेगुलर वाटरिंग में ये जो फाइटोप्थोरा आती है कि लगातार आप पानी दें, फिर सूख जाए, फिर पानी दें। और जो आपका ग्रोइंग मीडिया होता है कोकोपीट, इसके साथ ये नहीं होता है। ये न्यूट्रिएंट और वाटर को एक साथ एब्जॉर्ब करके रख लेती है और जब आप पानी नहीं दे रहे होते हैं तो उसको धीरे धीरे रिलीज कर रही होती है। हाँ, अब आप इतने बड़े अगर केयरलेस हैं कि सारी मशीनें, सारे सिस्टम, वाटरिंग सिस्टम ही ऑन करके रख दें, तब तो पौधा अपने आप ही मरेगा, बीमारी आने की ज़रूरत ही क्या है। तो जो फाइटोप्थोरा होती है वो जो आती है तने से, मतलब तने से नीचे के हिस्से, जहाँ से कॉलर खत्म होता है और जहाँ से जड़े का जो पूरा नीचे का हिस्सा होता है ये सूख जाता है। या फिर कई बार आपको छोटा छोटा हिस्सा भी सूखा हुआ दिखाई देगा, तो समझ जाइए कि फाइटोप्थोरा आ चुकी है। और इसका इलाज एक ही है, वो है केमिकल में। और केमिकल में हम नहीं करते हैं, हम यहाँ करते हैं ऑर्गेनिक तरीके से उसका ट्रीटमेंट। और ऑर्गेनिक तरीके से जो ट्रीटमेंट वगैरह रहते हैं, हमारी जो क्लासेस रहती हैं, हम उसमें कंडक्ट कराते हैं। केमिकल के लिए जो लोग जहर खाना और खिलाना चाहते हैं, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड स्प्रे कर दीजिएगा, बच जाएगा। लेकिन कोशिश कीजिए कि इसका स्प्रे न कीजिए। केमिकल ज़्यादा है ज़मीन में, प्लांट जो होता है 1-2% लेता है, बाकी सारी मिट्टी जो है वो टॉक्सिक हो जाती है। चलिए, जड़ों की दो बीमारी होगी, दो तरह की फंगस आती है। एक तो फिजेरियम आती है, दूसरा फाइटोप्थोरा आती है। अब बात करते हैं जड़ से ऊपर वाले हिस्से के। तो पहले समझ लीजिए कि जो जड़ से यहाँ का, जहाँ पर जड़ खत्म होती है और जहाँ से तना शुरू होता है, इसको बोला जाता है कॉलर। हाँ जी, कॉलर में क्या होता है कि अगर आपके कॉलर में, यानी कि पौधे के कॉलर में चिपचिपा सा हो रहा है, तो समझ जाइए कि वहाँ के टिश्यू जो हैं वो मर रहे हैं और वहाँ एक खास तरह की फंगस आ चुकी है। खुश मत होइए, पाइथियम फंगस आ गई है। अब अगर पाइथियम फंगस आ गई है तो क्या करेंगे, तो भी उसका इलाज करेंगे। इसके लिए आप दही को कॉपर में, मतलब छाछ जो है उसमें कॉपर डाल के रखिए और वहाँ पर उसमें भी एक सॉल्ट बनता है जो लो क्वांटिटी का कॉपर ऑक्सीक्लोराइड होता है, जो बाज़ार से आपको रेडीमेड मिलता है। उसका ये बहुत बढ़िया सब्स्टिट्यूट होता है और इसको ज़मीन पे भी स्प्रे कर देंगे तो आपको ये देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन एक चीज़ समझिए कि अगर आप ज़मीन ही छीन लो तो इस तरीके के टावर का इस्तेमाल कीजिए तो भी आपको वो चीज़ देखने को नहीं मिलती। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये सारी बीमारियाँ मिट्टी में आती हैं, कोकोपीट में बीमारियां नहीं आती हैं। हाँ, अगर आप ज़बरदस्ती कोकोपीट में मिट्टी ठूस दीजिए, उसमें मिला ही दीजिए और कंटेमिनेटेड आप सॉइल लाकर इंट्रोड्यूस कराइए तो इसकी बात नहीं करते। वैसे तो ये चीज़ देखने को नहीं मिलती है। अब एक और चीज़ देखिएगा, अब इसके बाद जहाँ पर जो कॉलर के पास ही अगर रिंग बन रही, वैसे इसमें नहीं बनेगी रिंग, मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर ये वाला हिस्सा जहाँ से पत्तियाँ शुरू होती हैं और जड़ खत्म होती है, इसके बीच वाले हिस्से में अगर काली काली से रिंग बन रही हैं तो वहाँ पर आती है राइजोप्टोनिया। ये भी एक तरह की फंगस होती है और ख़तरनाक फंगस होती है। जड़ों में होते हैं जाइलम और पत्तियों में होते हैं फ्लोएम। इस पर भी मैं कभी बात करूँगा। जो जड़ों से पोषक तत्वों को पत्तियों तक पहुँचाता है उसको बोलते हैं जाइलम, और जो ऊपर से नीचे तक पहुँचाता है उसको बोला जाता है फ्लोएम। और इन दोनों की सप्लाई को रोकने के लिए जो काम करता है वो करता है पाइथियम और राइजोप्टोनिया। राइजोप्टोनिया को लात मारने का एक ही तरीका है कि मिट्टी का परिशुद्धिकरण कीजिए या फिर मिट्टी को हाई ड्रेनेज वाला मीडिया बनाइए, उसमें पानी ना रुके। उसमें मिट्टी में भी आप परलाइट वगैरह मिला सकते हैं, मिलाएंगे तो आपको अच्छा सब्स्टिट्यूट देखने को, मतलब अच्छा उसका अच्छा सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। या फिर एक और चीज़ देखेंगे कि अगर आपकी मिट्टी में केचुए अच्छी मात्रा में है, अर्थवर्म अच्छी मात्रा में, एरिएशन अच्छी मात्रा में है, तो भी वहाँ पर बहुत सारी बीमारियाँ नहीं आएंगी और ये बचा रहेगा। आखिरी में स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं कि ये फार्मिंग किस तरीके से होती है। कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए, स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है इस पर व्हाट्सएप कीजिए। हमारे एग्जीक्यूटिव आपको बताएंगे कि किस स्लॉट में आप ज्वाइन होकर ये फसल देख सकते हैं। हाँ जी, देख भी सकते हैं और उसके लिए आपको अपना स्लॉट बुक करना रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में आपकी एक जेन्युइन और नई प्रॉब्लम के साथ में। ये है भविष्य की खेती जो वर्तमान में हो रही है और हम इस समय हैं ओजी फार्म्स पर, जो कि है गुड़गांव में। गुड़गांव पड़ता है हरियाणा में, दिल्ली भारत का दिल है और वहाँ से 25 किलोमीटर की दूरी पर। आ जाइए, वेलकम है। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम धनिया की हार्वेस्टिंग को भी कवर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहिए, आबाद रहिए, बने रहिए भारत फार्मिंग के साथ।